एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जून मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अप्रैल और मई मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो मूमल मैगजीन होती है, द्विमासिक पत्रिका होती है, 2 महीने में एक बार जारी की जाती है और एक इसका वार्षिकांक भी आता है जो 6 महीने की 6 महीने होता है। अर्धवार्षिकांक भी आता है और वार्षिकांक भी आता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा बेटर इसमें है कि आप 2 महीने की पढ़िए, क्योंकि वो इतनी मोटी किताब को देख करके आपका माइंड कहेगा कि इसको इतना कौन पढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप ये छोटी सी बुक आती है और यूँ मान के चलिए कि 6 बुक हो जाएगी आपकी एक साल की करंट अफेयर में। उसमें भी 6 महीने की ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपके पास 3 ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुकलेट होगी जो 60-60 पेजेस की होगी। और 60 पेज यूँ मानिए कि अगर आपने समझे हैं, पढ़े हैं अच्छे से, तो उसका रिवीजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ी देर में 1-1.5 घंटे में उसका रिवीजन कर लोगे। ठीक है, और ये द्विमासिक पत्रिका होती है, 2 महीने में एक बार जारी की जाती है। और इसके बारे में एक और चीज़ कि मूमल मैगज़ीन जो होती है, राजस्थान की जितने भी एग्ज़ाम है राजस्थान के, उनमें बेस्ट करंट अफेयर है, क्योंकि इसमें राजस्थान परिदृश्य भी आ जाता है, आपका राष्ट्रीय, इंटरनेशनल, खेल, मतलब सारी चीज़ें, साइंस एंड टेक का पोर्शन भी आता है इसमें। और आप जो जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पशु परिचर की हो, एसआई की हो, आरएस की हो, आपको ये मैगज़ीन पढ़नी ही पड़ती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। और इतना ही कहूँगी, और नए स्टूडेंटों के लिए एक ही चीज़, करंट अफेयर के पीछे भागना छोड़ दीजिए। 10 चैनलों के पीछे भागोगे कि यहाँ से कवर कर ले, यहाँ से कवर कर ले, नहीं होता है कवर। वो गलती मत करिए जो पहले लोगों ने की है, और उसी में सारा टाइम निकल जाएगा। करंट अफेयर पढ़ते ही रह जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। करंट अफेयर मतलब हर बार चेंज होती है। अगर आप इतना टाइम बुक्स पे खर्च करोगे ना, ये जो आपकी परमानेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे, तो आप ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे। करंट अफेयर का क्या है, मिनिमम आधा घंटा पढ़िए। और ये मैगज़ीन आती ही कितनी है, 60 पेज की सारी ही आती है। बस इतना कर लीजिए, इससे ज़्यादा मत करिए, वरना सारा टाइम निकल जाएगा। साल निकलते जाएंगे, वैकेंसीज़ आती रहेगी, वैकेंसीज़ जाती रहेगी और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, और बाकी आप खुद समझदार हैं, समझते हो आप इतनी चीज़। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज कंप्लीट राजस्थान परिदृश्य इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स जो पिछले वाले एग्ज़ाम हुए हैं, उठा करके देख लेना, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं और डेप्थ में और पूछा है, तो मैं आपको डेप्थ भी करवाऊँगी इसका। ठीक है, तो इसमें 17 मई 2024 को 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2024 और 25 की विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जिनमें जन लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो टीकाराम जूली को बनाया गया है, जो कि नेता विपक्ष से हैं। ठीक है, जन लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता ही होता है। जन लेखा लोक लेखा समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। विधानसभा में टोटल वर्तमान में 25 समितियां हैं, जिनमें से 4 जो है वित्तीय व 21 स्थायी समितियां होती हैं। अब बात करते हैं विधानसभा की 2024-25 की जो समितियां हैं उनके बारे में। ये जो 4 समिति है, उनके नाम तो रट जाना, बाकी के नाम भी याद करने हैं आप लोगों को। जन लेखा समिति टीकाराम जूली हैं इसके अध्यक्ष। प्राकलन समिति क अर्जुन जी नगर हैं। प्राकलन समिति ख के अध्यक्ष हैं श्रीचंद कृपलानी हैं। राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ इसके अध्यक्ष हैं। नियम समिति वासुदेव देवनानी अध्यक्ष हैं इसके। वसुंधरा राज्य व अशोक गहलोत इसके सदस्य हैं। सदाचार समिति की बात करें तो हरीश चौधरी हैं। स्थायी निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो समिति है, हरि सिंह रावत इसके अध्यक्ष हैं। विशेषाधिकार समिति पुष्पेंद्र सिंह इसके अध्यक्ष हैं। अधीनस्थ विधान संबंधी जो समिति है, अनीता बधेल हैं। याचिका समिति हमीर सिंह भायल हैं। सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति जितेंद्र गोठवाल इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न एवं संदर्भ समिति का जो अध्यक्ष है वो संदीप शर्मा है। और इसमें नेक्स्ट इसमें पर्यावरण संबंधी समिति डॉक्टर दयाराम परमार है। पुस्तकालय समिति सुरेंद्र सिंह राठौड़ हैं। महिलाओं एवं बालकों के लिए कल्याण संबंधी समिति शोभा चौहान है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संबंध समिति केसाराम चौधरी हैं। अनुसूचित जाति कल्याण समिति डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल हैं। अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फूल सिंह मीणा है। अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण समिति के जो अध्यक्ष हैं वो पब्बाराम बिश्नोई हैं। ठीक है,
और मैं आपको इसकी डिटेल भी करवा रही हूँ, तो देख लीजिएगा। राजस्थान विधानसभा की समितियों के बारे में डिस्कस करेंगे। विधानसभा में टोटल 25 समितियाँ होती हैं, यहाँ 22 दिया गया है क्योंकि ये थोड़ी पुरानी बुक है। समितियों जो है वो समितियाँ 2 प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ समितियाँ होती हैं। आपकी तदर्थ समितियाँ में परवर और कार्य विशेष समितियाँ आती हैं। विधानसभा में स्थायी समितियों में 4 टोटल वित्तीय समितियाँ हैं। कौन कौन सी? जनलेखा या लोक लेखा समिति, प्राक्कलन कै समिति, प्राक्कलन खै समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अब देखिए इन चारों के बारे में जो कुछ चीज़ें हैं वो एक सेम है, मतलब इनका गठन, इनका कार्यकाल, इनके जो सदस्य हैं, इनका जो निर्वाचन है वो सारा सेम है चारों में। तो मैं एक में ही पढ़ाऊँगी, चारों में कर लीजिएगा याद वो। लेकिन इनका जो गठन है, इनके जो कार्य और नियम हैं वो कौन से नियम में है वो अलग है, तो वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और इनका कार्य भी अलग है, तो वो भी हम अलग ही डिस्कस करेंगे। बात करते हैं लोक लेखा समिति की। विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 229 में जनलेखा समिति के कार्य एवं नियमों के बारे में डिस्कस किया गया है। 230 में जो है समिति के गठन का उल्लेख किया गया है। गठन की बात करें तो इसमें जो है 15 से अधिक सदस्य नहीं होते, यानी कि सदस्यों की संख्या 15 होती है, इससे अधिक नहीं होते हैं। ये एक स्थायी समिति होती है। इसके जो अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 साल का होता है और बाकी जो समितियां हैं उनका भी कार्यकाल 1 साल का ही होता है। उनमें भी जो सदस्यों की संख्या है वो 15 से अधिक नहीं होती है। वे भी सारी स्थायी समितियां होती हैं। अच्छा, इनमें चुनाव होता कैसे है? इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनका जो चुनाव है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। अब ये क्या होता है? देखिए, एक तो प्रत्यक्ष चुनाव होता है, एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव में क्या होता है, इसमें जनता जो है डायरेक्ट मतलब खुद जा कर के वोट डालती है। लेकिन अप्रत्यक्ष चुनाव है उसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं वो वोट डालते हैं। तो ये आपका अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत भी अप्रत्यक्ष चुनाव में ही आता है। तो इसमें जो है हमारे द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो इनको वोट करते हैं और फिर ये अध्यक्ष और सदस्य बनते हैं। अच्छा, इनमें वोटिंग होती कैसे है? तो इनमें वोट होता है, जैसे मान लीजिए 4 सदस्य इसमें खड़े हो गए हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब जो वोटिंग करने वाले लोग हैं वो इन चारों को ही वोट देंगे, लेकिन देंगे कैसे? प्रेफरेंस के आधार पर। मान लीजिए कि किसी ने रैंक 1 किसी को दिया, फिर रैंक 2 पे इन्होंने भाई हाँ ये 2 नंबर पर बनने लायक है, फिर तीसरे को ये 3 नंबर पर बनने लायक है। तो ऐसे करके वो जो है वोटिंग करते हैं और जो सबसे ज़्यादा वोट रैंक 1 पे करते हैं, यानी कि मतलब सब ने मिलकर के किसी एक सदस्य को रैंक 1 वाला घोषित करने की मतलब मन बनाया है, तो वो ही जो है ये चुनाव जीत जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में अध्यक्ष कुल सदस्यों के अधिकतम 1/3 सदस्यों को मनोनीत भी कर सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि गणपूर्ति होती है जिसमें 1/3 सदस्य होने आपके आवश्यक है। अब ये होती क्या है गणपूर्ति? मतलब कि मान लीजिए ये आपकी लोक लेखा समिति है, इसकी बैठक हो रही है, तो उस बैठक में कम से कम 1/3 सदस्य बैठना जरूरी है, तभी किसी मतलब कोई भी फैसला है तभी मान्य होगा। अगर 1/3 सदस्य यानी कि 15 का 1/3 कितने होगा? 5 सदस्य, तो 5 सदस्य होने अनिवार्य है। अगर 5 सदस्य नहीं होते हैं तो आपका जो फैसला लिया हुआ है वो फैसला मान्य नहीं होगा। कम से कम 5 सदस्य तो होने ही चाहिए। और अगर नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में सदस्यों को मनोनीत या निर्वाचित किया जा सकता है। ठीक है, मनोनीत सदस्य जब तक निर्वाचित सदस्य न चुने जाए या शेष अवधि जो भी पहले हो तब तक कार्य करते हैं। यानी कि जिन सदस्यों को अध्यक्ष मनोनीत करता है वो सदस्य जब तक उनका निर्वाचित होकर के जो सदस्य न आ जाए, या फिर जो सदस्य का कार्यकाल है, मान लीजिए कोई सदस्य है जिसको निर्वाचित किया गया और वो 6 महीने में ही वो हट गया। अब बाकी का जो 6 महीने का कार्यकाल है, तो जो अध्यक्ष क्या करेंगे कि 6 महीने के लिए किसी और को मनोनीत करेंगे। तो वो क्या करेंगे कि वो 6 महीने तक का टाइम पीरियड कंप्लीट करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि निर्वाचित होकर के उस सीट पर निर्वाचित सदस्य ना आ जाए। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है कि मतलब आप कोई भी मंत्री है उसको जो है आप ना तो मनोनीत कर सकते हैं यहाँ सदस्य के रूप में, ना ही उसको निर्वाचित कर सकते हैं। अच्छा, इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है।
इनकी जो पदावधि है, मतलब जो इस समिति के अध्यक्ष हैं, उनकी जो पदावधि है वो अधिकतम 6 माह के लिए बढ़ाई जा सकती है, यानी कि इनका कार्यकाल अधिकतम 1 साल 6 वर्ष तक का हो सकता है, इससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं इनके कार्य की। और तो कार्य इनका एक ही है, जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं जिनके लिए पैसा जा रहा है और वो योजनाएं पैसा दिखा रही हैं, वो सच में इतना पैसा लग भी रहा है या नहीं लग रहा है, इन सभी चीज़ों की जांच करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पिताजी ने आपको पैसे दिए और आपको जो है कुछ सामान लाने के लिए भेजा। मान लीजिए आपने चीनी खरीदी, चिप्स खरीदी और आपका बिल बन गया 1000 रुपये का। अब आपने क्या किया कि जो दुकान वाला है उसको कहा कि मैं आपको 50 रुपये दूंगा, आप इस बिल को 1500 का बना दीजिए। अब आपके घर का कोई सदस्य, मान लीजिए आपकी बहन है, अब वो जांच करती है कि ये सारा सामान 1500 का है कि नहीं है। आपने पर्ची तो बनवा ली, लेकिन वो सारा सामान 1500 का है कि नहीं है। बस वैसे ही ये समितियाँ जांच करती है कि ये जो योजना में पैसे लगे हैं वो इतने लगने चाहिए या नहीं लगने चाहिए, ऐसे इतने लगे भी हैं या ऐसे ही दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें प्राक्कलन समिति में भी है कि प्राक्कलन समिति का जो उल्लेख है नियम 231 में किया गया है। चतुर्थ अनुसूची में वर्णित भिन्न भिन्न विभागों के प्राक्कलनों की जांच करने के लिए 2 प्राक्कलन समिति क और ख का गठन किया गया है। सेम चीज़ें, 15 से अधिक सदस्य नहीं होते, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है, वही सेम 1/3 मनोनीत सदस्य निर्वाचित जब तक ना चुने जाए। इसका कार्य देख लीजिए, किसी भी विभाग की जो नीति गठन के सुधार या कार्य पड़ता है उसमें प्रशासनिक सुधार की रिपोर्ट देना, ये इनका कार्य होता है। और इसके जो प्राक्कलन ऐसे प्रारूप में रखना जो विधानसभा के अध्यक्ष कहें। ठीक है, प्राक्कलन समिति के लिए अनिवार्य है कि किसी भी 1 वर्ष के सभी प्राक्कलनों की जांच करना। जैसे जैसे प्राक्कलनों की जांच की जाती है वैसे वैसे ये सदन को रिपोर्ट करते जाते हैं। मान लीजिए इन्होंने किसी प्राक्कलन की जांच की, वैसे ही वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देते हैं, फिर दूसरे की फिर दूसरे का प्रस्तुत कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि मतलब पूरी जांचें कर ली और फिर साल के अंत में इनको प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है सार्वजनिक उपक्रम समिति, और इसमें जो है विधानसभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 233 क में इस समिति का उल्लेख किया गया। सेम चीज़ें इसमें भी हैं। और इसमें जो है इनकी कार्य है कि राज्य के जो उपक्रम है लेखा परीक्षकों की जांच करना, और इनमें मतलब जितने भी राजकीय उपक्रम हैं उन पर नियंत्रण रखने का कार्य, उनके जो प्रतिवेदन हैं उनकी जांच करने का कार्य ये आपकी ये समिति करती है। बात करते हैं इसमें ये कि किसकी जांच नहीं करती है, तो उपक्रमों के नित्य प्रतिवेदन के मामले, इन पर ये जांच नहीं कर सकती है। उपक्रमों की कारोबार या वाणिज्य कार्यों को जोड़कर सरकारी नीतियों के मामले, इन पर जांच नहीं करती। ऐसा विशेष सरकारी उपक्रम जिसे विशेष विधि द्वारा स्थापित किया गया है उस पर ये जांच नहीं कर सकती। और ये आपकी जो समितियां हैं और ये दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें टॉफर योजना, नाम से ही पता चल रहा है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि राजस्थान में जो है जंगलों का विकास किया जाएगा, मेन रूप से ये कह सकते हैं। तो इनमें होगा क्या, वही जंगलों का विकास होगा कैसे, पौधारोपण से होगा। तो 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा। योजना के तहत 4 करोड़ पौधों का वितरण किया जाएगा आमजन लोगों को, NGOs को, जो सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी को। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 में किन वन क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो फुलवारी किनाल, जय संबंध सेंचुरी उदयपुर में, इन 2 को जो है इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट चलाया किसके द्वारा चला रहा है, तो जापान के सहयोग से चलाया जा रहा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। परियोजना में 650 गांव चिन्हित किए गए, जिनमें से 363 गांव मरुस्थलीय जिलों से, 225 गांव गैर मरुस्थलीय जिलों से, 65 गांव वन्य जीव संरक्षित क्षेत्रों से कि जो 2 किलोमीटर की परिधि में आते हैं उनको जो है इसमें चुना गया है। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना प्रदेश के 15 जिलों में चलाई जा रही है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सिरोही और जयपुर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट है इसमें कि 7 वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, फुलवारी किनाल, जय संबंध, रावली टोडगढ़, सीता माता और बस्सी केवला देवी।
नेक्स्ट है कि किस खनिज के खनन से प्रदेश को सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति हो रही है? तो जिंक के खनन से हो रही है। राज्य सरकार को 2641 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। और दूसरे नंबर पर सीमेंट से राजस्व प्राप्त हुआ है। दूसरे नंबर पर प्रदेश में 81 प्रकार के खनिज हैं, उनकी खोज हो चुकी है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का खनन वर्तमान में हो रहा है। देश में खनिज उत्पादन में प्रदेश की करीब 12% हिस्सेदारी है। स्वर्ण और पोटास का खनन भी शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। राज्य का एकाधिकार है, इम्पोर्टेंट है। सीसा, जस्ता, जिप्सम, सॉपस्टोन, बॉल क्ले, कैल्साइट, रॉक फॉस्फेट, काओलिन, कॉपर और वोलेस्टोनाइट। राजस्थान विधानसभा को डिजिटल बनाने के लिए लॉन्च किया गया है नेवा ऐप। इसके द्वारा होगा क्या? विधानसभा में जो कार्यवाही चल रही है उसको लाइव दिखाया जाएगा इस ऐप के थ्रू, ठीक है। और इसको चलाने हेतु मतलब इसको लॉन्च किया है केंद्र और राज्य सरकार के बीच, मतलब केंद्र और राजस्थान विधानसभा उसके बीच MOU हुआ है और फिर इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नया मुखिया 1 जून 2024 को किसे बनाया गया है? तो अरिजीत बनर्जी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना में विदेश में उच्च शिक्षा हेतु कितने छात्रों का चयन किया जाएगा? तो 300 छात्रों का चयन किया जाएगा। मई 2024 में कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के आवेदन के लिए नई गाइडलाइन जो है वो जारी की है। इसमें जो है E1 श्रेणी में आय वर्ग 8 लाख जिनकी वार्षिक आय है उनको 100% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी, यानी 50 लाख रुपए। द्वितीय श्रेणी में जिनकी आय 8 लाख से 25 लाख के बीच है उनको 85% तक स्कॉलरशिप दी जाएगी। तीसरी श्रेणी में जिनकी 25 लाख से अधिक आय है उनको 70% तक जो है आपकी स्कॉलरशिप दी जाएगी। कॉलेजों की सूची टाइम हायर एजुकेशन रैंकिंग के अनुसार ही इनको जो है दिया जाएगा। छात्रों के आय वर्ग निर्धारण 3 साल की ITR के आधार पर होगा। योजना के अंतर्गत टोटल 500 छात्रों का चयन किया जाएगा उच्च शिक्षा हेतु, जिसमें 300 छात्रों को विदेश संस्थानों में जो है एडमिशन दिलाया जाएगा और जो 200 छात्र हैं वो देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सहराजसर गांव। सहराजसर गांव जो है वो चर्चा में क्यों है? ये बीकानेर का है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जो ज़मीन है वो नीचे धंस रही है। 110 फीट गहरा और 200 फीट व्यास का गड्ढा बन गया है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि जल का अत्यधिक दोहन होने से जो है आपका जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है, जिससे ज़मीन आपकी खोखली हो गई है और मिट्टी नीचे धंस गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेलवे बोर्ड प्रदेश के किन 4 स्टेशनों को मेगा टर्मिनल स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है? तो रिंगस या खातीपुरा जो कि जयपुर में है, भगत की कोठी जोधपुर में, लालगढ़ स्टेशन बीकानेर में, उमरा रेलवे स्टेशन जो कि उदयपुर में है। रेलवे जो है वो प्रदेश के 100 स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल जो है विकसित कर शामिल कर रहा है। इसके लिए इन 4 स्टेशनों को अभी शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 16 मई 2024 को राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया इनलैंड वाटरवे स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। ये वाटरवे किन 2 स्थानों के मध्य प्रस्तावित है? तो बाकासर बाड़मेर में से लेकर के कच्छ का रण गुजरात तक होगा, ठीक है। इसकी जो लंबाई है वो 490 किलोमीटर तक है। इसकी जो आपकी चौड़ाई है बाड़मेर से लेकर के गुजरात तक वो 100 मीटर की होगी। अच्छा, ये गुजरात से आगे जो है अरब से इजराइल तक ये जुड़ेगा और इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि जो आपकी कार्गो शिप है वो यहाँ पर चलेगी और 3000 टन तक की जो है सामान यहाँ से ले जाया जा सकता है और इसकी गहराई जो है 4 फीट तक होगी। और इससे होगा क्या कि इससे होगा कि जो सड़क के माध्यम से जो आपका माल डिलीवर हो रहा था वो अब यहाँ से होगा और वो सस्ते में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनंत विजय युद्धाभ्यास, और ये आपकी सेना के मध्य ही हुआ है, ठीक है, भारतीय सेना के मध्य ही हुआ है। तथ्य इसमें कि डिवीज़न आपकी रणबांकुरा है और रेगिस्तान बीकानेर में हुआ था, थार के रेगिस्तान बीकानेर में ये हुआ अनंत विजय युद्धाभ्यास। कहाँ हुआ है? तो बीकानेर में। नेक्स्ट है कि देश में लगाए जा रहे भारी पानी के 20 संयंत्रों में से प्रदेश के किस स्थान पर ये संयंत्र लगाया जाएगा? तो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में लगाया जा रहा है। वर्ष 2030 तक हाइड्रोजन गैस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नई तकनीक से ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट भी रावतभाटा में लगाया जाएगा।
नेक्स्ट है कि प्रदेश के किस शहर में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव तैयार हुआ है? तो जयपुर में। यहाँ होगा क्या कि 100 एकड़ के क्षेत्र में आपकी ये यूनिवर्सिटी बनेगी। इसमें होगा क्या कि तो इसमें ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए, डीआरआई जैसे जो ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ हो सकेगी। नार्को, ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट भी यहाँ हो सकेंगे। यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीएचडी समेत 50 कोर्स जो है यहाँ पर लॉन्च किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन विभाग ने प्रदेश के कितने स्थानों को चयन कर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए विकसित किया है? तो 110 स्थल है, जिसमें जयपुर और उदयपुर के 10-10 स्थल जो है इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है मई 2024 में की गणना के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क में गोडावण की जो संख्या है वो 64 देखी गई है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में इसको सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, अब आप जो है गोडाउन के बारे में सारी डिटेल लिखेंगे, कभी मतलब इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो सब कुछ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे गोडाउन के बारे में। नेक्स्ट है इसमें कि प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र जो है वो खुलेगा? तो आपका राजस्थान विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? जयपुर में स्थित है। अब यहाँ पर जो है होगा क्या, तो यहाँ पर जो आपकी पिलानी वाली कॉलेज है CSIR जो है सीरी पिलानी में, वहाँ पर कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण ले सकेंगे वहाँ से छात्र। श्री पिलानी के निदेशक ने डॉक्टर CP पंचारिया और आरयू की जो कुलपति है प्रोफेसर अल्पना कटेजा के बीच ये करार हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर वही आपके जो सेमीकंडक्टर हैं, भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में जो सेमीकंडक्टर है वहाँ अनुसंधान हो सकेगा और उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है वो कोर्स भी यहाँ पर जो है स्टार्ट किए जाएंगे। वो सारी चीज़ें हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो आपका जो सेमीकंडक्टर है उसको हिंदी में अर्धचालक कहते हैं। तो उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से तो कम होती है परंतु अर्धचालकों से अचालक हैं उनसे अधिक होती है। चालकों से तो कम होती है और अचालकों से अधिक होती है। एग्जाम्पल आर्सेनाइड, कैडमियम, सल्फाइड और गैलियम, ये इसके एग्जाम्पल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम, वही आपका 2.0 लाया जा रहा है। इसमें होगा क्या, चिकित्सा को ऑनलाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि नए सिस्टम में जनता को मिलेगी ये 10 सुविधाएं। ये 10 सुविधाएं आपके लिए हैं, मतलब आप भी जनता ही हो, आप लोगों के लिए। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी हेल्थ लॉकर, मरीजों को कतारों से मुक्ति, यूनिफाइड डिजिटल सर्वे, KPI आधारित डैशबोर्ड, स्वास्थ्य संबंधी लाइसेंस, NOC आदि के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, टेली ICU, जियो टैगिंग आधारित चिकित्सालय का मैप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही। और जो मरीज़ हैं उनका ऑनलाइन भी उपचार, मतलब वो ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का संबंध अलगोजा से है। हाल ही में लोक कलाकार रामनाथ चौधरी का नाम नाक से अलगोजा बजाने के लिए इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अब अलगोजा के बारे में थोड़ी सी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। अलगोजा क्या है? आपका वाद्य यंत्र ही तो है। तो राजस्थान संगीत वाद्य यंत्र का घर है जिसे मोटे तौर पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। इनके बारे में और भी चीज़ है कि आपके जो तत्वाद्य यंत्र हैं स्वरों की उत्पत्ति तारों से होती है। इनमें एकतारा, सारंगी, रावणहत्ता, कामायचा, तंदूरा, जंतर, भपंग, रबाज, रबाब, चिंकारा, सुरिंदो, दुकाको, सुरमंडल, चौतारा, ये सारे आपके तत्वाद्य यंत्रों में आते हैं। नेक्स्ट है सुशीर वाद्य यंत्र, फूंक देकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र है और आपका अलगोजा भी इसी में आता है। अलगोजा, बांसुरी, सहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बांकिया, मसक, बुंगल, सतारा, नागफणी, नड़, मोरचंग, करना, तुरही, मुरला, सुरनाई और टोटा, ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र में आते हैं। अवनद वाद्य यंत्र चमड़े से मडे होते हैं ये, जिसमें ढोल, ढाक, ढोलक, डमरू, डफ, मांदल, मृदंग, पखावज, पाबूजी के माटे, नौबद, नगाड़ा, चंग, खंजरी, तासा, दोसा, दमामा, तामक और घेरा, ये आपके अवनद वाद्य यंत्रों में आते हैं। घन वाद्य यंत्र जिसमें धातु से बने वाद्य यंत्र आते हैं। मंजीरा, झांझ, थाली, चिमटा, घंटा, झालर, घुंघरू, भरनी, घड़ा, करतार, खरताल, रमझोल, गुरालियो, चीपियाँ और हाँकला,
अब बात करते हैं अलगोजा के बारे में। ये आपका अलगोजा इस प्रकार का दिखाई देता है, देख लीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देता है ये अलगोजा। और ये लकड़ी के सुसीर वाद्य यंत्रों की एक जोड़ी होती है, यानी कि संगीत का उत्पादन करने के लिए 2 बांसुरी को एक साथ जोड़ा जाता है। ये राजस्थान का राज्य संगीत वाद्य यंत्र भी। आमतौर पर एक बांसुरी दूसरे से बड़ी होती है। छिद्रों की संख्या 3 से 5 तक होती है। अधिकतम 6 छिद्र होते हैं। 2 बांसुरियों में एक लगा करके संगीत जो है बजाई जाती है। यहाँ पर दूसरी बांसुरी अलग अलग स्वर बजाती है, यानी कि 2 बांसुरियों में से एक लगातार संगीत, मतलब एक साथ ही संगीत बजता है और दोनों में अलग अलग स्वर आती हैं। संगीतकार इसे दोनों तरफ 3 अंगुलियों का उपयोग करके बजाता है। वाद्य यंत्र में तेजी से सांस लेने पर ध्वनि उत्पन्न होती है। रामनाथ चौधरी नाक से अलगोजा बजाने के लिए फेमस है। ज़्यादातर भीलों और कालबेलियों में इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश की पहली महिला मंत्री उप मुख्यमंत्री जिनका 5 मई 2024 को निधन हो गया है, डॉक्टर कमला बेनीवाल। 97 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। देखिए, इनके बारे में सारी चीज़ें याद करनी। ये जो चारों चीज़ें दी गई है, रटनी है, कुछ नहीं करना है, रटना है। 7वीं बार विधायक आमेर और विराटनगर से प्रदेश की पहली महिला मंत्री बनी। अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री रही। 3 राज्यों की राज्यपाल रही, गुजरात, मिजोरम और त्रिपुरा। अब देखिए, आपको जो जब ये उप मुख्यमंत्री रही वो वाला सन याद करना है, क्योंकि ये पूछते हैं। और प्रदेश की पहली मंत्री बनी, वो वाला सन याद करना है, वो पूछते हैं। और पहली बार जब ये विधायक बनी, वो वाला सन पूछते हैं। याद कर लेना, बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में वर्ष 2030 तक रेबीज उन्मूलन के लिए गठित ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो मुख्य सचिव को। अच्छा, मुख्य सचिव है कौन वर्तमान में, आप लोग बताइए। अब मैं आपको जो है आपकी रेबीज़ है उसके बारे में बता देती हूँ कुछ। रेबीज़ को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसका जो कारक है वो रेब्डो वायरस होता है। संक्रमण होता कैसे है? या तो पागल कुत्ता, बिल्ली या बंदर काट ले तो उससे होता है, या इसकी लार के माध्यम से भी हो जाता है, ठीक है। इसमें जो लक्षण क्या दिखाई देते हैं कि इसको कुत्ते ने काटा है या इसको बंदर बिल्ली ने काट लिया है। व्यक्ति पागल हो जाता है, वो जल से डरने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे तो मान लीजिए कि किसी पागल कुत्ते ने, बिल्ली ने या लार के माध्यम से आपको रेबीज या हाइड्रोफोबिया हो गया है। अब इसमें जो है प्रभावित क्या होता है, तो आपका पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो इससे प्रभावित होता है। उपचार क्या किया जा सकता है? तो रेबीज रोधी टीके लगते हैं, जो कि लुईस पास्चर ने मतलब इसकी खोज की थी, बनाया था। अब जांच क्या हो सकती है? तो शारीरिक परीक्षण इसमें जांच होता है। और आपका विश्व रेबीज दिवस जो है वो 28 सितंबर को बनाया जाता है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 से 7 मई 2024 को 13वां ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये जयपुर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में नामीबिया, केन्या से चीते लाने की योजना? गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, रावतभाटा में। अक्टूबर में नामीबिया और केन्या से यहाँ पर चीते लाए जाएंगे, तो ये तब फिर चर्चा में आएगा, ठीक है। तो अभी भी याद कर लीजिए, तब फिर करना पड़ेगा। और 2022 में मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। वर्तमान में भारत में चीतों की संख्या 27 है। नेक्स्ट है कि पशु आहार मिलावट पर वार अभियान, ये आपके खाद्य सुरक्षा औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और उनके जो मिलावट करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। विभाग के द्वारा कार्यवाही में प्रसिद्ध जो रेस्टोरेंट, दुकान, होटल हैं, उनके खाद्य पदार्थों, मसालों, दुग्ध नमूने लिए गए हैं और उनकी जांच की गई। रंगोत्सव कार्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा। अब इसमें होगा क्या? जो आपके सरकारी स्कूल हैं उनके जो शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, उनको जो है उनमें मतलब ऐसे तो है नहीं कि वो टीचर बन गए तो उनमें वो कुछ और कलाएं नहीं हैं, तो उनकी कलाओं को उभारने के लिए, उनको सामने लाने के लिए आपका रंगोत्सव कार्यक्रम शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया है।